हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरी। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड डीपीपी और पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दैट द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स। If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the same. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर की वेटेज। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर की वेटेज आप देख सकते हैं 3% है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल नीट एग्जाम में। अगर हम 2018 टू 2024 को देखें, ये जो टाइम पीरियड है इसमें 20 क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। तो आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इस चैप्टर से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज और कंसेप्ट वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर में से और उनका डिफिकल्टी लेवल भी बताया गया है। तो देखिए, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। 2018 में क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, देन 2019 में भी इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फिर आपके आए हुए हैं, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देन अगेन 2020 में ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो ये देखिए टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है। देन अगेन 2021 में अडेप्टिव रेडिएशन, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। 2020 में अगेन देख लीजिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, अडेप्टिव रेडिएशंस। तो ये टॉपिक जो है काफी कॉमन है, आप देख लीजिए हर साल इन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, 2023 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, ये टॉपिक से क्वेश्चन आया था। देन 2024 में बिल्कुल लेटेस्ट, अगेन एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन एंड ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन हुए हैं आपके एनालॉगस स्ट्रक्चर्स पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। वर्टिब्रेट्स एंड मैन की एवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। देन अडेप्टिव रेडिएशन में आपने पढ़ा होगा मार्सुपियल्स के बारे में, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देन अगेन हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। अडेप्टिव रेडिएशन में आप डार्विन फिंचेस के बारे में भी पढ़ेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। फाउंडर इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। देन अगेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन देख लीजिए, इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए एवरेज लगाएं तो 2 to 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से हर साल। 2024 में 4 क्वेश्चंस आए हैं और इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, एवरेज या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। तो इजी क्वेश्चंस तो काफी कम आते हैं इस चैप्टर से, तो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो एवरेज उनका लेवल होगा या वो डिफिकल्ट होंगे। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ये चैप्टर। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। तो जब हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द
स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, कि अर्थ जो है उस पे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते थे। तो हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन दी अर्थ, तो पहले आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स थे, या सबसे पहले हम स्टार्टिंग से चले तो प्रोकैरियोट्स थे जो कि सिंगल सेल्ड थे। ठीक है, उनसे बने आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर आपकी हायर लाइफ फॉर्म्स बनी, पहले एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स थी, फिर टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म बनी। सो इट इज अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ पे देयर इज लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आप बाहर जाते हैं, आप बाहर देखते हैं, ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, ऑफ बर्ड्स, ऑफ एनिमल्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको आप देख नहीं सकते। द एवोल्यूशन इज द प्रोसेस that results in heritable changes in the population spread over many generations leading to diversity of organism on the earth। तो एवोल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, आप देख लीजिए। एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन हेरिटेबल चेंजेस इन द पॉपुलेशन। देयर आर हेरिटेबल चेंजेस, मतलब कि दीज चेंजेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, एंड दिस अकर्स over many generation leading to diversity of organism on earth। तो जो अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है ये कैसे है? इट इज बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से न्यू स्पीशीज बनती हैं। एवोल्यूशन लीड्स टू स्पीसिएशन। ठीक है, नई स्पीशीज बन रही हैं, लीडिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में अब पढ़ते हैं। The origin of life is considered a unique event in the history of the universe। ठीक है, लाइफ, अब आपको पता है अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट्स ऑल्सो। पर जहां तक हमें पता है अभी जो लाइफ है अभी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। अब लाइफ कैसे ओरिजिनेट की इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग जो थ्योरीज हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ते हैं यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो यूनिवर्स का ओरिजिन के लिए एक थ्योरी दी गई थी, बिग बैंग थ्योरी। द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी। Now, the Big Bang theory stated that a huge explosion occurred. The universe expanded, temperature came down, and hydrogen and helium were formed later। तो बिग बैंग, इसके नाम से ही आपको पता होगा, एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, इस एक्सप्लोजन के बाद हमारी यूनिवर्स बनी थी। ठीक है, यूनिवर्स इनिशियली एक्सपैंड कर रहा था। यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। ठीक है, पहले टेम्परेचर बहुत हाई था, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो कम हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम बाद में ये बन गई। ठीक है, धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर भी बनना शुरू हो गया। ठीक है, पहले कौन सी गैसेस बनी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। नाउ गैलेक्सीज वर देन फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ गैसेस अंडर द ग्रेविटेशन। अब इसके बाद हमारी गैलेक्सीज बनने लग गई। तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे। नाउ द गैलेक्सीज वर लेटर फॉर्म्ड। कैसे गैलेक्सी बन रही थी? ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द गैसेस अंडर द ग्रेविटेशन, यानी कि बाय द ग्रेविटी ये गैसेस कंडेंस होने लगी। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरीज हम डिस्कस करते हैं विच इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। तो पहला है कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय रिक्टर एंड सपोर्टेड बाय आर्हीनियस।
नाउ ये थ्योरी क्या कहती है कि प्रोटोप्लाज्म रीच्ड अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। आपको पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ओके, प्रोटोप्लाज्म होता है, क्लियर। तो प्रोटोप्लाज्म रीच्ड अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, यानी कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम समवेयर एल्स। अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई थी, ये जो लाइफ है बाहर से आई थी, ओके, इट इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, लाइफ ओरिजिनेटेड समवेयर एल्स, देन इट रीच द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स or other simple particles from some unknown part of the universe with cosmic dust and they gave rise to various forms of life। यानी कि लाइफ जो है इट केम इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स और सिंपल पार्टिकल्स फ्रॉम सम अननोन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हमें पता नहीं कहां से आई है, अर्थ से तो नहीं आई, ठीक है, ओके। एंड दिस स्पोर्स दे केम अलोंग विद द कॉस्मिक डस्ट एंड दिस स्पोर्स दे गेव राइज टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब हम बात करते हैं कॉस्मिक पैंस्पर्मिया थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय आर्हीनियस। तो ये थ्योरी भी काफी सिमिलर है कॉस्मोजोइक थ्योरी के। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड देयर स्पोर्स could freely travel through space from one star to other। तो आर्हीनियस ने क्या कहा था कि लाइफ अगेन इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम प्लेस आउटसाइड द अर्थ, ठीक है। तो आर्हीनियस ने कहा ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे एग्जिस्टेड थ्रू आउट द यूनिवर्स एक्सेप्ट द अर्थ, और इन ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स दे कुड फ्रीली ट्रेवल थ्रू स्पेस फ्रॉम वन स्टार टू अनदर स्टार, so they also reach the earth, these spores reach the earth and they give rise to various life forms present on the earth। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें हम ए बायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप ही बनना, when life originated by itself। So this hypothesis was supported by ancient Greek philosophers like Thales, Anaximander, Xenophanes, Plato, Empedocles and Aristotle। ओके स्टूडेंट्स, आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है जिसमें आप अटेंडेंस अपनी मार्क करें। Now, according to this theory, life was originated from non-living things spontaneously। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है, क्या बता रही है आपको कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स spontaneously। Now they believe that the mud of the Nile River could give rise to frogs, snakes and crocodiles। तो मड क्या है, मड एक नॉन लिविंग थिंग है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, दे सेड जो नाइल रिवर की जो मड है दे गिव राइज टू फ्रॉग, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल, मींस दे सेड लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। Abiogenesis was strongly supported by वॉन हेलमोट। तो इस थ्योरी को बोलते हैं एबायोजेनेसिस थ्योरी। एबायोजेनेसिस के अंडर आती है, ठीक है। एबायोजेनेसिस थ्योरी क्या कहती है, दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो ही क्लेम फॉर्मेशन ऑफ माइस इन 21 days if a sweat soaked dirty shirt is kept in wheat barn। ठीक है, उन्होंने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्वेट से, ठीक है, स्वेट सोक डर्टी शर्ट इन्होंने रख दी इन व्हीट बार्न। तो उन्होंने 21 दिन बाद क्या देखा, 21 डे बाद वहां पे माइस था। सो ही सेड देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ माइस फ्रॉम दिस स्वेट सोक डर्टी शर्ट। वो माइस जो है वो व्हीट के जो है ग्रेन्स खाने आया होगा, बट अकॉर्डिंग टू हिम ये जो माइस है
This mice was formed from this sweat-soaked dirty shirt, which is non-living. It isn't considered this wheat barn कि वो wheat barn में रख रहा है उस shirt को. Now, theory of spontaneous generation was disapproved by Francesco Redi in 1668. Okay, Ab Lazaro Spallanzani in 1767 and Louis Pasteur in 1867. अब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में. तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सबसे पहले तो क्या बताती है? दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ, या लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. दिस इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. According to this theory, new organism can originate on Earth only from pre-existing life. Now, this theory rejected the theory of spontaneous generation, but cannot explain origin of life. The theory of biogenesis है, it rejected the theory of spontaneous generation that life originates from non-living matter. But it was not able to explain the origin of life, कि कैसे life originate होती है. इन्होंने ये तो बता दिया life originate from pre-existing life. पर pre-existing life से कैसे originate हो रही है new life, ये नहीं बता पाए थे. Now, to prove biogenesis and to disapprove the abiogenesis, experiments were performed by the following scientists. मैं साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं. पहले हैं फ्रांसेस्को रेड्डीज एक्सपेरिमेंट, जो कि इटालियन थे. इन्होंने 1668 में एक्सपेरिमेंट किया था. Now, he took cooked meat in 3 jars. इन्होंने 3 जार लिए, इसमें तीनों जारों में इन्होंने मीट रख दिया. Now, एक जार को उन्होंने अनकवर्ड रखा. तो 1 jar was kept uncovered. The second was covered with a parchment. ठीक है, पार्चमेंट है आपका एक एनिमल टिश्यू से डिराइव्ड होता है ये मटेरियल. एंड थर्ड वाज एयर टाइट. तो एक को उन्होंने अनकवर रखा, एक को पार्चमेंट से कवर कर दिया, और तीसरे को जार को उन्होंने एयर टाइट रखा बिल्कुल. Now, he observed that maggots developed only in the uncovered jar, while maggots could not develop in meat in the closed jars. तो maggots जो है, they appeared only in the uncovered jars. जो covered jar थे उसमें maggot was not observed. This proved that larvae were formed from eggs laid by flies in the open jar. तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ जो फ्लाइज थी वो मीट के ऊपर थी. They came to feed on this meat. Okay, they were roaming around this meat. They were flying around this meat. And they laid eggs on this meat. Okay? And the larvae were formed from these eggs. And these larvae gave rise to maggots. So this proved that life originated from pre-existing life. Now, since the meat in closed jar could not be visited by the flies, so no larvae could develop. So this also proved that the life originated from living, okay, from the pre-existing life, not from the non-living material like meat. Therefore, life originated from the pre-existing life. क्योंकि जो जार्स थे जिसमें मीट था, जो क्लोज जार थे उसमें भी मीट था, उसमें तो मैगट्स नहीं अपीयर हुए क्योंकि वहां पे फ्लाइज नहीं गई जा पा रही थी. सो दे वर नॉट एबल टू ले एग्स ऑन द मीट. सो देयर वाज नो लाइफ देयर. नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजारो स्पेलेंजानी. ही वाज आल्सो इटालियन. इन्होंने 1767 में एक्सपेरिमेंट किया था. इन्होंने क्या किया? ही बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड मीट टू प्रिपेयर अ स्टेरलाइज्ड न्यूट्रिटिव सूप. इन्होंने एक न्यूट्रिटिव सूप बनाया किससे? वेजिटेबल और मीट से. एंड ही केप्ट सम ऑफ इट इन एयर सील्ड फ्लास्क एंड सम इन लूजली कॉर्क्ड फ्लास्क. तो आप इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आप खुद ही बता सकते हैं.
ठीक है, इन्होंने सूप को एक सील्ड फ्लास्क में रखा, लूजली कॉर्ड फ्लास्क में रखा, तो किस में आएंगे, किस में लाइफ ओरिजिनेट होगी? He observed that soup in the sealed flask remained sterile, means there was no growth of any organisms, while microorganisms appeared in the soup in loosely corked flask. ठीक है, हम ये देखते हैं जो भी हमने खाना बाहर रख दिया उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, वो खराब हो जाता है। वाइल अगर हम किसी क्लोज कंटेनर में किसी भी चीज को रखते हैं तो उसके चांसेस हैं कि वो खराब नहीं होगा। Thus, even microorganisms were formed from pre-existing ones in the air rather than spontaneously. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप किसी चीज को कवर नहीं करते तो क्या होता है, मतलब कि उसको आप एयर से एक्सपोज कर रहे हैं, एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब हम लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ही वॉज ए फ्रेंच, 1862 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। Louis Pasteur is a popular from germ theory of diseases or germ theory, and he disapproved the theory of abiogenesis. तो लुइस पास्चर ने क्या किया था, ही प्रिपेयर स्टेरलाइज सिरप ऑफ शुगर एंड यीस्ट बाय बॉइलिंग देम इन द फ्लास्क। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुगर और यीस्ट को बॉयल कर दिया, यानी कि स्टेराइल कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने ये बनाया। फिर ही टुक टू फ्लास्क, वन ऑफ ब्रोकन नेक एंड अनदर ऑफ द कर्व्ड नेक, जिसको हम स्वान नेक शेप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने एक ब्रॉथ बनाया जिसमें शुगर और यीस्ट इन्होंने लिया और उसको बॉईल कर दिया। देख लीजिए ये बॉईल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो फ्लास्क था वो स्वान नेक शेप था, स्वान जैसी नेक थी उसकी। तो स्वान नेक उन्होंने क्यों पर्पसली चूज किया, स्वान नेक शेप फ्लास्क? तो स्वान नेक क्या करता है, जो भी एयर है, इस एयर में जो भी डस्ट होती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको ये इस सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचने देता, इस ब्रॉथ तक नहीं पहुंचने देता। तो इट कैप्चर्स दी डस्ट एंड दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एयर में मौजूद होते हैं, वो यहाँ पे फंस जाते हैं, दे गेट स्टक हेयर। तो एयर क्लीन हो गई, क्लीन एयर इज नाउ रीचिंग दिस स्टेरलाइज्ड ब्रॉथ। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ए नेक को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इट ब्रेक दिस नेक। ठीक है, आप दोनों एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा, जो स्वान नेक शेप था उसमें उन्होंने कोई भी ग्रोथ नहीं देखी, और जहां पे उन्होंने नेक ब्रेक कर दी थी इसकी, वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ वाज ऑब्जर्व्ड। तो ये क्या शो करता है, यहाँ पे जहां पे उन्होंने ब्रेक कर दी नेक, वहां पे एयर जो है नाउ इट कैन एंटर हेयर, और एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट्स व्हाई माइक्रोबियल ग्रोथ वाज ऑब्जर्व्ड। हेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द डस्ट पार्टिकल वाज स्टक इन द स्वान नेक, तो यहाँ पे नो ग्रोथ वाज ऑब्जर्व्ड, no microbial growth was observed. So this also showed that life originated from pre-existing life. No life appeared in the swan neck vessels because germ-laden dust particles in the air were trapped by the curved neck, which serves as a filter, while in the broken neck flask, colonies of microorganisms were developed because it was exposed to the air. Okay, it was exposed to the air, जिसपे microorganism थे। ओके, जो दूसरा फ्लास्क था जिसमें स्वान नेक थी, उसमें क्या हो रहा था, दीज डस्ट पार्टिकल, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे वर ट्रैप्ड बाय द कर्व्ड नेक। नाउ अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी कौन कौन सी है रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ? द मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज फॉर्मुलेटेड बाय हेकल। So this theory was proposed by Russian scientist A.I. Oparin
and JBS Haldane. Okay. Now, Oparin theory was published in his book Origin of Life in 1938. Oparin of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules, for example, RNA, protein, etc. And that formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. तो पेरिन एंड हेल्डेन इन्होंने क्या प्रपोज किया था? दे प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing non-living organic molecules. ठीक है, जैसे कि आरएनए प्रोटीन्स. तो आरएनए प्रोटीन्स हैं, ये क्या है आपके? ये है बायोमोलिक्यूल्स. यानी कि ये बायोमोलिक्यूल्स, इन बायोमोलिक्यूल से द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड. These biomolecules, they are non-living organic molecules. So life originated from non-living organic molecules like RNA and proteins. ठीक है, ये आपस में कंबाइन हुए, इसी रेशो में कंबाइन हुए ये. ओके, एंड दे गिव राइज टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ. यानी कि क्या कह रहे हैं? यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय द केमिकल एवोल्यूशन. तो इसको केमिकल एवोल्यूशन बोलते हैं. where the life originated from the non-living organic molecules. यानी कि it is known as chemical evolution. That is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. Now the conditions, अगर अर्थ की कंडीशंस के बारे में हम बात करें, जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसमें कौन कौन सी कंडीशंस मौजूद थी? तो वहां बहुत ही टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे वहां पे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, एंड दिस एटमॉस्फेयर कंसिस्टेड ऑफ मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा. तो ये सब गैसेस थी. बिकॉज ऑफ दीज गैसेस द एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग. ऑक्सीजन आपने देखा यहाँ पे नहीं था. इसके अलावा आपका वाटर वेपर भी था, H2O. ठीक है, तो दिस वाज द कंडीशन प्रेजेंट ऑन द प्रिमिटिव अर्थ. तो अब हम केमिकल एवोल्यूशन को समझ रहे हैं. ओपेरिन एंड हैंडेल ने केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बात की थी. An experiment to prove that organic compounds were the basis of life was performed by Miller. तो मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था which proved this chemical evolution. The experiment to prove that organic compound were the basis of life was performed by Miller. कि लाइफ जो है वो किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी होती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से थे? जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. फैट्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए. तो मिलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं. तो मिलर टुक अ फ्लास्क एंड फिल्ड इट विद मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:-2. देख लीजिए, उन्होंने फ्लास्क लिया, फ्लास्क में मीथेन उन्होंने इंट्रोड्यूस की, अमोनिया इंट्रोड्यूस की, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन थी उसमें, और ये जो H2 है इट रिप्रेजेंट्स दी वाटर वेपर. ठीक है, रेशियो आप देख सकते हैं, मीथेन 2, अमोनिया 1 एंड हाइड्रोजन 2, ये रेशियो थी. और उसको 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ में बहुत ही हाई टेम्परेचर था. Now this proportion of gases probably existed in the environment at the time of origin of life. Now the flask was connected with a smaller flask that was filled with water. ठीक है, with the help of the glass tube. Now in the bigger flask 2 electrodes of tungsten were fitted. तो ये बिगर फ्लास्क था. ठीक है, एक आपका स्मॉलर फ्लास्क था जिसमें बॉइलिंग वाटर है. ठीक है, यहाँ पे ये जो बिगर फ्लास्क है इट इज कनेक्टेड टू दिस कंडेंसर. ठीक है, ये कंडेंस कर देता है गैसेस को. ठीक है, ये कंडेंसर वाज बेस्ड ऑन द वाटर बेस्ड कंडेंसर था ये. एक तरफ से पानी अंदर जा रहा है, एक तरफ से पानी बाहर निकल रहा है.
कंडेंसेशन होने के बाद गैसेस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी, जो भी मट बन रहा है यहाँ पे, उसके कंडेंस होने के बाद देखते हैं क्या क्या बनता है। ठीक है, बिगर फ्लास्क था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी उन्होंने ऑफ टंगस्टन। 2 इलेक्ट्रोड्स आप देख सकते हैं इन द बिगर फ्लास्क। इलेक्ट्रोड्स की मदद से स्पार्क इन्होंने किया था। दिस स्पार्क रिप्रेजेंटेड द लाइटनिंग। ठीक है, जो बिजली जो होती है आपके इन दी एटमॉस्फेयर, तो बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोड ही जनरेटेड अ स्पार्क विच रिप्रेजेंटेड द लाइटनिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इस सेटअप में आप देख सकते हैं ये सेटअप पूरा था। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर यहाँ पे रखा, लाइटनिंग को मिमिक किया गया है यहाँ पे, और गैसेस एक पर्टिकुलर रेशियो में डाली गई। नाउ देन a current of 60,000 volt was passed through gases containing a bigger flask for 7 days। 7 दिन तक करंट पास किया गया थ्रू दिस गैसेस, तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया गया था थ्रू इलेक्ट्रोड्स। At the end of 7th day, when the vapors condensed, a red substance was found in the U tube. Now, when this red substance was analyzed, it was found to contain amino acids, glycine, and nitrogenous bases, which are found in the nucleus of the cell. ठीक है, तो 7 दिन बाद क्या ऑब्जर्व किया, एक रेड सब्सटेंस उनको मिला आफ्टर कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन होने के बाद उनको एक रेड सब्सटेंस मिला। उस रेड सब्सटेंस में क्या, जब एनालाइज किया गया तो पता लगा उस रेड सब्सटेंस में क्या क्या है, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। ग्लाइसिन मिला। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस मिले। नाइट्रोजनस बेसिस से क्या बनता है, आपका डीएनए बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, दे आर मेड अप ऑफ दिस नाइट्रोजनस बेसिस, एंड दीज आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट कंटेंट, बाद में उन्होंने मीटियोराइट जो आते रहते हैं, मीटियोराइट को भी एनालाइज किया। So analysis of the meteorite content also revealed similar compounds, indicating that similar processes are occurring elsewhere in the space. ठीक है, तो मीटियोराइट को भी इन्होंने एनालाइज किया, तो उन्होंने क्या देखा, उनमें भी अमीनो एसिड्स और नाइट्रोजनस बेसिस थे। यानी कि सिमिलर इवेंट्स आउटसाइड द अर्थ भी हो रहे हैं, कहीं और भी हो रहे हैं यूनिवर्स में, पर लाइफ अभी तक हमें नहीं मिली। दैट्स व्हाई ओरिजिन ऑफ लाइफ इज अ यूनिक इवेंट। Now, with this limited evidence, the first part of the conjunct story, that is chemical evolution, was more or less accepted. So, Miller proved the theory of this chemical evolution by Oparin and Haldane. Oparin and Haldane ने hypothesis दिया था, prove किया था मिलर ने। तो chemical evolution is now accepted. ठीक है, कि जो life forms जो है, okay, it originated from the non-living organic molecules. और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बने, आप देख सकते हैं मिलर के एक्सपेरिमेंट से। तो केमिकल एवोल्यूशन इज एक्सेप्टेड नाउ। केमिकल एवोल्यूशन के बाद हुआ था बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ओके, तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज प्रीसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलती है, तो दिस थ्योरी हैज 3 कैनोटेशंस, 3 पॉइंट्स बोल लीजिए। पहला है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज और टाइप्स that we see today were created as such। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कह रही है जितनी भी बायोडाइवर्सिटी आप देख सकते हैं अभी, तो दीज ऑर्गेनिज्म वर क्रिएटेड एज सच, यानी कि कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ। ऑल द स्पीशीज, ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे वर क्रिएटेड एज सच। जैसे हॉर्स है, हॉर्स वाज क्रिएटेड एज सच। ह्यूमन वाज क्रिएटेड एज सच। मंकी वाज क्रिएटेड एज सच। सेकंड क्या है, दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम since the creation and will be the same in the future। यानी कि जितने भी स्पीशीज हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, वो पहले से ही क्रिएट हो गए थे।
और ये जो बायोडाइवर्सिटी है इट विल रिमेन एज सच इन द फ्यूचर ऑल्सो. सपोज अगर 1 लाख ऑर्गेनिज्म थे तो 1 लाख ऑर्गेनिज्म ही रहेंगे. Diversity was always the same since the creation of the earth, and the diversity will remain same in the future also. मतलब कि कोई भी evolution कुछ भी नहीं हो रहा. Third, that earth is about 4,000 year old. So which is not true. Earth is not 4,000 years old. Now based on observation made during a sea voyage in a sail ship called MHS Beagle. ठीक है, अब हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि चार्ल्स डार्विन ने दी थी. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाज ऑब्वियसली रिजेक्टेड. ठीक है, इसको चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी. ओके, तो चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन अ सेल शिप नोन एज HMS Beagle around the world, Charles Darwin concluded that existing life forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with the life form that existed millions of years ago. तो डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने क्या कहा? जो प्रेजेंट डे की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो प्रेजेंट डे में दे शेयर सिमिलैरिटी विद ईच अदर. ठीक है, जो सारे ऑर्गेनिजम्स आप देख सकते हैं अभी दे हैव सिमिलैरिटी विद ईच अदर and they also have similarity with life form that existed millions of years ago. यानी कि they had a ancestor, they had a common ancestor and they diverged from this common ancestor. ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने कह रहे थे स्लोली एवोल्यूशन हुआ, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे एवोल्यूशन को होने में. दैट्स वाई जो प्रेजेंट डे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर सिमिलर टू ईच अदर ऑल्सो एंड दे शो सिमिलैरिटी टू ऑर्गेनिज्म विच वर प्रेजेंट millions of years ago. Now, those characteristics which enable some to survive better in the natural conditions. Natural conditions क्या हो गई? आपकी climate हो गया, food हो गया, physical factors etc. would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. आप देख लीजिए यहाँ पे जो organisms या जो species, okay, the species which is able to better adapt to the environmental conditions, okay, that species will survive, and the other species which is not able to adapt to the environment, वो species जो है वो धीरे धीरे that species will be lost. Okay, so the species should be able to adapt to the changing environment. Now the fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness. तो डार्विन जब फिटनेस के बारे में बात करते हैं तो वो बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में. रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ प्रोजेनी. ओके, कितनी नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑर्गेनिज्म कैन लीव. जो स्पीशीज या जो ऑर्गेनिज्म ओके विच कैन सर्वाइव बेटर इन द नेचुरल कंडीशंस और विच कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, दैट विल बी रिप्रोडक्टिवली फिट. मीन्स इट विल लीव मोर प्रोजेनी, इट विल लीव मोर ऑफरिंग्स. ओके, और धीरे धीरे इस ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती रहेगी. और जो दूसरी स्पीशीज है विच इज नॉट एबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, वो स्पीशीज जो है दैट विल बी लॉस्ट. तो रिप्रोडक्टिवली फिट कौन सी स्पीशीज होगी? विच इज एबल टू सर्वाइव बेटर, विच इज एबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. Now, hence, those who are better fit in an environment leave more progeny than the others. If they are leaving more progeny, मतलब उनका नंबर इंक्रीज होगा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी as compared to the other. Now, hence, those who are better fit in environment leave more progeny than others. Now, these therefore will survive more and hence are selected by the nature. ठीक है? Because they are able to adapt to the changing environment. So these will be selected by the nature. Okay?
Now, he called this as natural selection and implied it as a mechanism of evolution. तो डार्विन ने क्या क्या, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन? इट इज द नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन मतलब द स्पीशीज which is able to adapt to the changing environment. That species will be selected by the nature. और उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. दिस इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन. नेचर उसको सिलेक्ट कर रही है क्योंकि वो नेचुरल कंडीशंस को वो अडेप्ट कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, वो स्पीशीज या वो ऑर्गेनिजम्स. तो इट विल बी सिलेक्टेड बाय द नेचर. और उसके जो ट्रेट्स हैं, ठीक है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके जो जीन्स हैं, दैट विल बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, ये तो चार्ल्स डार्विन की था के बारे में हमने बात की. अब एल्फ्रेड वेलेस थे. ही वाज आल्सो वर्किंग ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ चार्ल्स डार्विन. तो इन्होंने भी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ही इन्होंने बात की थी. सो एल्फ्रेड वेलेस, ही वाज अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मैले archipelago, had also came to similar conclusions around the same time. ठीक है, इन्होंने भी, इनका भी सेम आइडिया था एज दैट ऑफ चार्ल्स डार्विन. Okay, so he said in due course of time, apparently new type of organisms are recognizable. यानी कि slowly new species they evolve, new type of organisms are recognizable. Now all the existing life forms share similarities and shared common ancestor. जो भी existing life forms है, they show similarity with each other and they also show similarities with the organism which existed millions of years ago. Means they share common ancestors. ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में हम यूजुअली पढ़ते हैं, पर वेलेस ही वाज आल्सो वर्किंग ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ दैट ऑफ डार्विन. पेलेंटोलॉजी. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. एवोल्यूशन हो रहा है, इसके क्या एविडेंस है आपके पास? तो पहला है पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस. पेलेंटोलॉजिकल मतलब फॉसिल्स के बारे में हम बात करेंगे. तो पेलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स. Fossils are the dead remains of the organism. They are the dead remains of the hard part of the organism that existed millions of years ago. तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं? पेलियोंटोलॉजी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लेल, fossils are impressions or remains of hard parts of the life forms found in the rocks. ठीक है, they are the remains or impression of the hard parts of the life forms. ठीक है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जो मीट होता है, जो फ्लैश होती है, तो वो इजीली डिग्रेड हो जाता है. पर जो हमारा हार्ड पार्ट्स है, जो बोन्स हैं, ओके, दे रिमेन. So that's why we are calling it remains of hard parts of the life form, and they are usually found in the rocks. So these organisms, they were embedded in the sedimentary rocks. तो अलग अलग लेयर्स जो हैं वहां पे आप देख सकते हैं, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे. Now rocks form sediments and a cross section of earth crust indicate the arrangement of sediment one over the other during the long history of the earth. ठीक है, तो अगर आप अर्थ की क्रस्ट का सेक्शन काटेंगे, ठीक है, सपोज यू कट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? सो यू विल सी द अरेंजमेंट ऑफ द सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर. और इन सेडिमेंट्स में you will see different type of organisms which existed at that time. Such type of rocks are called as sedimentary rocks, and these sedimentary rocks consist of these fossils. Now mostly fossils are found in the sedimentary rocks. Now different aged rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular segment. ठीक है, तो अलग अलग एज के जो सेडिमेंट, रॉक सेडिमेंट्स हैं, they contain fossils of different life forms who probably died during the formation of that particular segment, sediment.
Now, a study of fossils in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed. तो आप जब फॉसिल्स को स्टडी करते हैं इन सेडिमेंट्री रॉक्स में, इन सेडिमेंट्री लेयर्स में, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। जियोलॉजिकल पीरियड क्या है? तो जियोलॉजिकल पीरियड एक वर्ड यूज किया गया है बाय द साइंटिस्ट टू डिपिक्ट द अर्थ हिस्ट्री। ठीक है, जो पीरियड्स क्या कौन कौन से हैं आपके, जैसे इयॉन्स हैं, एराज है। ओके, इयॉन सबसे लार्जेस्ट होता है जियोलॉजी। ठीक है, ये एक आपका टाइम स्केल है विच रिप्रेजेंट्स कि कौन से टाइम पे कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, इयॉन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, एरा होगा, पीरियड होगा, एपॉक होगा। नाउ सम ऑफ देम रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स। तो आप देख सकते हैं ये फिगर है, दिस इज द फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। तो क्रोकोडाइल और बर्ड्स आप देख सकते हैं, दे आर द मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिजम्स। तो दे इवॉल्व फ्रॉम डायनासोर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कौन से डायनासोर्स थे, स्टेगोसॉरस थे और ब्रैकियोसॉरस थे। तो दे फॉर्म दिस बेस ऑफ दिस फैमिली ट्री। फिर वहां से ब्रांचेस निकल रही है, आप देख सकते हैं ये ब्रांच निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है, दीज आर दी ब्रांचेस। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डायनासोर्स एंड दी बर्ड्स। इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, डायनासोर्स के भी, बर्ड्स के भी। देन क्रोकोडाइल यू कैन सी, दिस इज द मॉडर्न डे काउंटर पार्ट organisms. This evolved from the dinosaurs. टेरानोडॉन आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन ये तो दो ब्रांचेस हैं, ये दो ब्रांचेस आपके कौन कौन से बने, ट्राइसेरोटॉप्स एंड टायरानोसोरस। तो दीज वर दी एंसेस्टर्स, दीज टू। वहां से आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डायनासोर्स यू कैन सी, एंड यू कैन ऑल्सो सी दी मॉडर्न डे organisms that evolved from the dinosaurs. Now, the study shows that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span. ठीक है, जैसे कि डायनासोर्स के बारे में बात करें तो डायनासोर जो थे वो मीजोजोइक एरा में थे। ओके, मीजोजोइक एरा में भी जो जुरासिक जो टाइम था, जुरासिक में these dinosaur they flourished. Now, new forms of life have arisen at different times in history of life, that is evolution has taken place. तो आप देख सकते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अरिजन एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, जैसे मीजोजोइक एरा में डायनासोर थे, फिर आप देख लीजिए पेलोजोइक एरा है, पेलोजोइक एरा बहुत ही बड़ा है। पेलोजोइक एरा में आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे वहां पे एनिमल्स थे विद शेल्स। ठीक है, फिर एक्वेटिक एनिमल्स बने, एक्वेटिक से भी टेरेस्ट्रियल बने। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अरिजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि एवोल्यूशन वाज टेकिंग प्लेस, क्योंकि एवोल्यूशन से ही different type of organisms are formed, means different species are formed because of evolution. Generally, fossils found in older rocks are of simpler types and fossils found in newer rocks are of complex type. ठीक है, तो जो ओल्डर रॉक्स को अगर स्टडी करें तो वहां पे आपको जो फॉसिल्स मिलेंगे, दैट फॉसिल विल बी ऑफ दैट ऑफ वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स। तो जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वो काफी सिंपल थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने। तो जो न्यूअर रॉक्स को अगर आप सर्च करें, उनको एनालाइज करें, तो वहां पे जो आपको फॉसिल मिलेंगे, दैट विल हैव ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बाय फॉसिल वी कैन स्टडी द एवोल्यूशनरी पेडिग्री ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्स, एलिफेंट्स एंड मैन ऑल्सो। तो फॉसिल को अगर हम स्टडी करें तो हमें एवोल्यूशनरी पेडिग्री ऑफ एनिमल्स के बारे में पता चलेगा कि उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है।
ठीक है, जैसे मैन का हमें कोई फॉसिल मिला, ह्यूमंस का कोई हमें फॉसिल मिला, तो हम बोल सकते थे ओके 1000 of years ago मैन का एंसिस्टर ऐसा दिखता था। एलिफेंट्स के बारे में बात करें, जैसे मैमथ है, मैमथ का हमें फॉसिल मिला, तो वी कैन से ओके मैमथ से इवॉल्व हुए एलिफेंट, क्योंकि इनमें काफी सिमिलैरिटी है। तो बाय स्टडिंग द फॉसिल वी कैन स्टडी द एवोल्यूशनरी पेडिग्री ऑफ द एनिमल्स। Now, geological history of Earth closely correlated with the biological history of the Earth। तो इसका मतलब क्या है? जोलॉजिकल हिस्ट्री मतलब जो जोलॉजिकल जो, जैसे हमने बताया मीजोजोइक कह रहा है, पेलोजोइक कह रहा है, ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे, इसका मतलब ये है। ओके, जैसे मीजोजोइक में एरा में मैंने आपको बताया वहां पे डायनासोर्स थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एविडेंस। पहले हमने पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बात करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बात करते हैं। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हेकल based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in the adult। सो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हेकल ने प्रपोज किया था। इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की थी? ही ऑब्जर्व दैट सर्टन फीचर्स appear during the embryonic stage, okay, and these features were common to all the vertebrates but they were absent in the adult form। vertebrates आपको पता है, ओके, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनकी अगर हम एम्ब्रियो को स्टडी करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज को स्टडी करें हम वर्टिब्रेट्स की, तो ऑल दी वर्टिब्रेट्स दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट अपीयर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज which are common to all these vertebrates but they are absent in the adult form। ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में तो वो दिख रहे हैं, अडल्ट फॉर्म में वो दिखते नहीं है। नाउ फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट। ठीक है, ह्यूमंस के बारे में बात करें, ह्यूमंस में गिल्स का कोई रोल नहीं है, पर ह्यूमंस के एम्ब्रियो में देखें तो उन्होंने क्या कहा था? ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी यू कैन सी दिस गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज नॉट सीन इन द अडल्ट ह्यूमन। ओके, इट इज ओनली सीन इन द फिशेस। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया था अर्नेस्ट हेकल ने कि गिल्स जो हैं वो एम्ब्रियो में भी दिख रहे हैं। ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी यू कैन सी दी वेस्टिजियल गिल स्लिट, ऑल्दो these are only functional in the fishes, not in the humans। So this proposal was later disapproved on careful study performed by Carl Ernst von Baer। तो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस था गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल इसको डिसअप्रूव कर दिया था। तो ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या नोटिस किया? दैट द एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, ठीक है, तो इस बेसिस पे उन्होंने जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस था, ठीक है, दैट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल, इसको डिसअप्रूव कर दिया था। यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स हैं, ओके, दैट वाज नॉट ऑब्जर्व्ड हियर इन द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो नेवर पासेस, आपको याद रखना है, एम्ब्रियो नेवर पासेस थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2020 में आया हुआ है। नाउ कंपैरेटिव एनाटॉमी and morphology show similarities and differences among organisms of today and those existed years ago। अब हम कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे एंड कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, एंड बोथ ऑफ दीज शो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस among organisms of today and those existed years ago। कंपैरेटिव मतलब कि हम कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग दी एनाटॉमी मतलब इंटरनल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स। Now, for example, whales, bats, cheetah, and humans
They are all mammals. They share similarity in the pattern of bones of the forelimb. Whales की देख लीजिए, bats के बारे में बात कर लीजिए, चीता और humans, ये सारे mammals हैं, and they show similarities in the patterns of their forelimbs. ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है. होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? The organs which have similar structure but the function is different. ओके, ठीक है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर लिम्स है, ह्यूमंस के फोर लिम्स जो हैं, ठीक है, वो चीजों को पकड़ने में काम आ रहे हैं. ठीक है, वैसे ही फोर लिम्स अगर बात करें आप बैट्स के, तो दे आर यूज फॉर फ्लाइंग. चीता के यूज करें, इट इज यूज फॉर रनिंग. वेल्स के आप देखें, इट इज यूज फॉर स्विमिंग. तो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंट है पर स्ट्रक्चर सेम है. दीज आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स. Now, though these forelimbs perform different functions in these animals, they have similar anatomical structure. Structure same है, function different है. मतलब all of them have humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges in their forelimb. Structure same है, function different है. ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं थॉर्न इन बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन डिफरेंट है. थॉर्न जो है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम दी herbivores and tender it helps in the climbing. Clear? तो ये भी होमोलोगस एग्जाम्पल का होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है इन केस ऑफ प्लांट्स. हेंस इन दीज एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि वेल, बैट, चीता के बारे में बात करा हमने. द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स. ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? Homologous organs which have different functions but they have the same structure, they develop along different directions due to adaptations to different needs. तो उनकी नीड्स अलग अलग थी, उनका हैबिटेट अलग अलग था. तो वेल्स जो है वो दे आर एक्वेटिक, तो अकॉर्डिंग टू द नीड तो फोर लिम्स जो है, ठीक है, वो स्विमिंग में मदद कर रहे हैं. बर्ड्स दे आर एरियल, ठीक है, बैट जैसे है बैट्स, ठीक है, उनको फ्लाइंग की जरूरत होती है. ठीक है, चीता को रनिंग की जरूरत है. तो दे अडेप्टेड टू देयर डिफरेंट इन्वायरमेंट. ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस. तो आपको ध्यान रखना, जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, इट गिव राइज टू होमोलोगस ऑर्गन्स एंड दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर. होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री. तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं. होमोलोगस ऑर्गन दे डेवलप ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन and they have a common ancestor. Okay, they have a common ancestor and different species they evolved because they were adapting to different environments. Other examples are vertebrate heart or brains. Structure same है, function अलग अलग है. ठीक है. Now plants also, the thorn and tendrils of bougainvillea and cucurbita represents homology. The homology is based on divergent evolution. ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन गिव राइज टू होमोलोगस ऑर्गन्स, वेयरएस एनालॉगस ऑर्गन्स और एनालॉजी रेफर्स अ सिचुएशन एग्जैक्टली ऑपोजिट. तो एक तो आपके होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, एक आपके एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं. तो एनालॉगस ऑर्गन्स आर ऑपोजिट टू दी होमोलोगस ऑर्गन. तो एनालॉगस का मतलब क्या होता है? दे हैव अ फंक्शनल सिमिलैरिटी बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. फंक्शन सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. एंड एनालॉगस ऑर्गन दे appear due to convergent evolution where they don't have any common ancestor. जैसे कि wings of a butterfly and birds they look alike. और फंक्शन भी सेम है, दोनों का फंक्शन क्या है? फ्लाइंग है. बट दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर उनका अलग है. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है. दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन ऑफ फ्लाइंग, hence analogous structures are a result of convergent evolution.
और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? देयर इज अ नो कॉमन एंसेस्टर इन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और इसमें क्या हो रहा है? दो अलग अलग स्पीशीज को आपने क्या करा? सिमिलर इन्वायरमेंट में रख दिया, सो दे आर अडेप्टिंग टू द सिमिलर इन्वायरमेंट। दैट्स व्हाई दे आर डेवलपिंग स्ट्रक्चर्स दैट हैव सेम फंक्शन, because they are present in the similar habitat, they are adapting to the similar kind of habitat. ठीक है? Now different structures evolving for the same function and hence having the similarity. Different structures, they are evolving from the same function because they are present in the similar habitat, they are exposed to similar environment. Now other examples of analogy are eye of the octopus and of the mammals. दोनों का function क्या है? To see. Okay, or the flippers of penguins and the dolphins. These are the example of the analogous organs where the functions are same but the internal structure is different. Now, in the same line of argument, similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms give clues to the common ancestry. तो आप देख सकते हैं हमारे में प्रोटीन्स जो है और जीन्स जो है वो काफी सिमिलर है. ओके, तो दैट ऑल्सो शो कॉमन एंसेस्ट्री. ठीक है, जो हमारे में प्रोटीन्स है ह्यूमंस में वो एनिमल्स में भी है. ओके, जो इंसुलिन है, सपोज जो इंसुलिन एक प्रोटीन है, वो पिग से भी निकाल सकते हैं आप इंसुलिन, कैटल से भी निकाल सकते हैं इंसुलिन, एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस आल्सो. इवन जीन्स आर सिमिलर in different organisms. This also show common ancestry, that we have evolved from a common ancestor. Now, these biochemical similarities point to the same shared ancestry, means they have a common ancestor as structural similarities among different organisms. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं. Now, in the collection of moth made in 1850, ठीक है, अब हम एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, यानी कि मैन मेड. ठीक है, दिस एवोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. ठीक है, नाउ अ कलेक्शन ऑफ moth was made in 1850s, that is before industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इन्वायरमेंट काफी साफ था, देयर वाज नो पोल्यूशन. ठीक है, तो मॉथ की कलेक्शन की गई बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट there were more white-winged moths on the trees than dark-winged or marinized moth. तो मॉथ भी थे वो दो तरह के थे. ये जो पेपर्ड मॉथ थे वो दो तरह के थे, व्हाइट विंग मॉथ और डार्क विंग्ड मॉथ. डार्क विंग्ड को हम मैरिनाइज्ड मॉथ भी बोलते हैं. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इन्वायरमेंट काफी साफ था. ठीक है, तो ट्रीज थे, ट्रीज पे किनका नंबर ज्यादा था? व्हाइट विंग्ड मॉथ का, क्योंकि ट्रीज पे लाइकन ग्रो करते थे. लाइकन जो थे वो कलर उनका लाइट कलर था, काफी वाइट कलर था. तो व्हाइट विंग मॉथ जो थे वो कैमोफ्लाज कर जाते थे, दे वर नॉट पिक्ड अप बाय दी प्रेडेटर्स. ठीक है, तो डार्क विंग मॉथ थे, उनका कॉन्ट्रास्टिंग कलर था, तो दे वर इजिली पिक्ड बाय द प्रेडेटर्स. दैट वाज द नंबर ऑफ व्हाइट विंग मॉथ वर मोर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, उसके बाद सेम एरिया में मॉथ की कलेक्शन दोबारा की गई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज इन 1920. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ? पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया, एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया. ठीक है, उसके बाद जो ट्रीज थे, ट्रीज के पे जो लाइकन्स थे, उन पे जो सूद है जो डार्क कलर का होता है वो डिपॉजिट हो गया. ठीक है, अब क्या हो गया? जो व्हाइट विंग मॉथ थे दे वर इजिली पिक्ड अप बाय द प्रेडेटर्स, और जो डार्क विंग मॉथ थे दे वर इजिली एबल टू कैमोफ्लाज, क्योंकि ट्रीज की जो बार्क है वो ब्लैक कलर की हो गई बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सूद. तो क्या हुआ? यहाँ पे व्हाइट विंग्ड मॉथ थी, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, और डार्क विंग्ड मॉथ की पॉपुलेशन बढ़ गई. नाउ द एक्सप्लेनेशन पुट forth for this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background. During post industrialization, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, the tree trunks became dark due to industrial smoke and soot.
ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पॉल्यूशन बढ़ता गया, जो ट्री की जो ट्रंक्स थी दे बिकम डार्क। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ, व्हाइट विंग मॉथ जो था दैट वाज नॉट एबल टू सर्वाइव बिकॉज दे वर इजीली पिक्ड अप बाय द प्रेडेटर्स, और जो डार्क विंग या मेरेनाइज मॉथ थे दे सर्वाइव बिकॉज दे वर एबल टू कैमोफ्लेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हो रहा था, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर्ड लाइकन कवर्ड दी ट्रीज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जैसे हमने आपको बताया, जो ट्री की जो बार्क्स थी वहां पे व्हाइट कलर्ड लाइकन ग्रो कर रहा था। व्हाइट कलर्ड लाइकन जो था इट वाज इजीली कैमोफ्लेजिंग द व्हाइट विंग्ड मॉथ। दैट्स व्हाई बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्ड मॉथ की पॉपुलेशन ज्यादा थी, क्योंकि रिवर्स हो गई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इससे हमें यह भी पता लगता है कि लाइकन्स they are a very good industrial pollution indicators because they are very sensitive. Lichens they die in areas where there will be high pollution. So lichens they are used as a pollution indicator also. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये जो लाइकन्स है वो मर गए, और इन लाइकन्स पे, ठीक है, विच वर ग्रोइंग ऑन द ट्री ट्रंक्स, इन पे सूत डिपॉजिट हो गया, स्मोक डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से ट्री का ट्रंक ब्लैक कलर का हो गया। एंड डार्क पिन मॉथ दे वर एबल टू कैमोफ्लेज, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। Okay, so these lichens they don't grow in the polluted areas. ठीक है, तो ये क्या है, ये एग्जांपल है आपका एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन का या एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन का। मैन मेड, दिस इज ड्यू टू मैन। पॉल्यूशन जो हो रहा है इट इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन आप देख लीजिए कैसे हो रहा है, बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स has only resulted in selection of resistant varieties in much lesser time scale. तो अब देख लीजिए, हम एग्रीकल्चर फील्ड्स में पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स विच आर रेजिस्टेंट टू दी हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स दे आर बीइंग सिलेक्टेड। तो ये भी सिलेक्शन हो गई ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ये जो सिलेक्शन हो रहा है इट इज हैपनिंग इन मच लेस टाइम। तो जो नेचुरल एवोल्यूशन होता है उसको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से जो सिलेक्शन हो रहा है, जो एवोल्यूशन हो रहा है, उसको बहुत कम टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल एक्टिविटीज है वो बहुत टाइम लेती है। ओके, ह्यूमन जो है वो डायरेक्टली वो जा रहे हैं, ठीक है, वो स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, एंड दे आर कॉजिंग दिस ह्यूमन कॉज्ड सिलेक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज फिगर शोइंग यू द व्हाइट विंग्ड मॉथ एंड द डार्क विंग्ड मॉथ, मेरेनाइज मॉथ जो बोलते हैं, ऑन द ट्री ट्रंक्स। जो फर्स्ट ए फिगर है इट इज इन अनपॉल्यूटेड एरिया। तो आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वो काफी लाइट है, तो व्हाइट विंग्ड मॉथ जो थे दे वर एबल टू कैमोफ्लेज, और जो डार्क विंग्ड मॉथ है दैट वाज इजीली यू कैन से पिक्ड अप बाय द प्रेडेटर्स। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हो गया, जो ट्री की ट्रंक्स थी वो डार्क कलर की हो गई, तो डार्क कलर मॉथ जो है दैट वाज एबल टू कैमोफ्लेज, इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। और जो व्हाइट विंग मॉथ थे इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। व्हाइट विंग मॉथ दे वर इजीली पिक्ड अप बाय द प्रेडेटर्स बिकॉज नाउ दे आर इन द कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। इनकी पॉपुलेशन जो वो कम होने लग गई। ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स। तो आप देख सकते हैं अब ड्रग रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम अब देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू सिलेक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। Okay, we are taking a lot of antibiotics and drugs. So this is leading to the development of, or you can say appearance of, antibiotic resistance or drug resistance microorganisms. And these organisms they are appearing in a time scale of months or years and not centuries. तो जो नेचुरल मेथड होता है उसमें सेंचुरीज, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर द एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। और जो ह्यूमन की वजह से हो रहा है दैट इज टेकिंग वेरी लेस टाइम। तो न्यू स्पीशीज, न्यू ऑर्गेनिजम्स, new microorganisms they are appearing in just months or in years.
क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिव प्रेशर दे रहे हैं, ह्यूमंस दे आर अप्लाइंग अ सिलेक्टिव प्रेशर। ठीक है, नेचर जो करती है वो रैंडम करती है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब caused by human. Now, it is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in the organisms. तो ये जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, इट इज ड्यू टू चांस इवेंट्स इन दी नेचर। ओके, नेचर में क्या हो रहा है, नेचर में किसी भी चीज का जो सिलेक्शन होता है, ओके, तो क्या होता है, किसी भी स्पीशीज में आपकी म्यूटेशन होएगी। ओके, अगर ये म्यूटेशन जो है वो ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, अगर ये म्यूटेशन एडवांटेज दे रही है, ओके, फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, तो ये म्यूटेशन जो है इट विल बी कैरिड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सपोज हम बैक्टीरिया के बारे में बात ही करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें इनबिल्ट वेरिएशन पहले से थी ड्यू टू म्यूटेशन। अब वहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो गया, अब ये जो म्यूटेशन है अगर वो सर्वाइवल एडवांटेज दे रही है तो दिस म्यूटेशन विल बी सिलेक्टेड, और जो बाकी के बैक्टीरिया जिसमें ये म्यूटेशन नहीं है दैट विल बी, यू कैन से, लॉस्ट। ठीक है, अब हम अडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस इन विच स्पीशीज which have diverged after origin from a common ancestor give rise to a new species adapted to new habitats and ways of life is called adaptive radiation, exhibit large number of homologous organs. ठीक है, तो adaptive radiations give rise to homologous organs। ठीक है, हमने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो अडेप्टिव रेडिएशन में क्या हो रहा है, वहां पे कॉमन एंसिस्टर होगा, कॉमन एंसिस्टर से लॉट ऑफ स्पीशीज आर डाइवर्जिंग, इसको अडेप्टिव रेडिएशंस बोल रहे हैं। ये वो कॉमन एंसिस्टर, ये कॉमन एंसिस्टर था, ठीक है, उससे आपकी अलग अलग स्पीशीज बन रही है एंड दीज आर अडेप्टिंग टू देयर ओन इन्वायरमेंट एंड दे गिव राइज टू होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे कि डार्विन फिंचेस है, इट इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। तो इनिशियल जो फिंच थी, डार्विन फिंच थी, जो बर्ड थी, दैट वाज सीड ईटिंग। ओके, सीड ईटिंग से और भी फिंचेस जो है वो इवॉल्व हुई, तो सम वर इंसेक्ट ईटिंग, सम वर फ्रूट ईटिंग। ठीक है, तो इनकी बीक जो है, बीक का साइज और शेप जो है वो अलग अलग था। ठीक है, किसी का बीक साइज जो है वो काफी बड़ा था, किसी का बीक साइज जो है वो छोटा था। बीक का शेप भी आप देख सकते हैं अलग अलग है। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि एक कॉमन एंसिस्टर था, उस कॉमन एंसिस्टर से डिफरेंट स्पीशीज आर फॉर्म्ड। So Darwin finches represent one of the best example of this phenomena. During his journey, Darwin went to Galapagos Island. There he observed an amazing diversity of creatures. Small black birds, later called the Darwin finches, amazed him. He realized that there were many varieties of finches in the same island. All the varieties he conjectured evolved on the island itself. यानी कि सारी जो डार्विन फिंचेस थी, इनका एवोल्यूशन उसी आइलैंड पे हुआ था। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, यानी कि जो ओरिजिनल जो डार्विन फिंच थी वो सीड ईटिंग थी, उससे मैनी अदर फॉर्म्स डेवलप्ड एंड दे हैव ऑल्टर्ड बीक। उनका बीक का स्ट्रक्चर और शेप अलग अलग था। सम ऑफ दी फिंचेस नाउ बिकम इंसेक्टिवोरस, यानी कि इंसेक्ट ईटिंग, एंड सम बिकेम वेजिटेरियन नाउ। Now, adaptive radiation gave rise to a variety of marsupials also in Australia. So, Australian marsupials जो है, that is also example of the adaptive radiation. यानी कि यहाँ पे भी एक कॉमन एंसिस्टर था, देख लीजिए, दिस इज अ कॉमन एंसिस्टर। ओके, ये जो मार्सुपियल रेडिएशन आपको दिखाया गया, कॉमन एंसिस्टर था, ये आपका एक कॉमन एंसिस्टर था, जो सर्कल है, दिस इज द कॉमन एंसिस्टर। ओके, उससे आप देख लीजिए कितनी सारी आपकी अलग अलग स्पीशीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है। तो एक कॉमन एंसिस्टर से आपके टास्मेनियन वुल्फ बना, टाइगर कैट बना, ठीक है, मार्सुपियल मोल, कोआला, वेम्बॉर्ड, ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, they developed from a common ancestor. So this is example of adaptive radiation. They were adapting to their own environment.
to their own habitat. Now, number of marsupials, each different from other, evolved from the ancestral stock. यानी कि they had a common ancestor, all within the Australian island continent. So this is adaptive predation of marsupials of Australia. Marsupials होते हैं जो pouched animals होते हैं. Now, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. When more than one adaptive radiation, ठीक है, अगर more than one adaptive radiation is occurring, ठीक है, एक adaptive radiation इधर हो रही है, ठीक है, एक दूसरी adaptive radiation उसके साथ साथ एक और हो रही है. More than one adaptive radiation is happening. Okay. Now, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, okay, one can call it as convergent evolution. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. When more than one adaptive radiation is occurring in an isolated geographical area, it is known as the convergent evolution. ठीक है, एक adaptive radiation हो रही है, adaptive radiation 1, adaptive radiation 2, ठीक है, इसको हम convergent evolution बोल रहे हैं. ओके, तो ये वाली स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज दे विल शो सिमिलैरिटीज विद ईच अदर. ठीक है, जो प्लासेंटल मैमल्स हैं इनमें अपना अडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में भी अडेप्टिव रेडिएशंस बना. तो मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन इज हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में दोनों हुआ था ये. ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो ये जो मोल है इट इज वेरी सिमिलर टू द मार्सुपियल मोल. दिस एंटीटर, placental anteater is similar to this marsupial numbat. This placental mouse is very similar to the marsupial mouse. This placental lemur is similar to spotted cuscus. Flying squirrel is similar to this flying phalange. तो adaptive radiation इनमें अलग अलग हो रही थी, but they were happening in the same area. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था. तो this is example of convergent evolution. The picture showing convergent evolution of Australian marsupials and placental mammals. Here, two separate adaptive radiations are happening. Okay. Now, placental mammal in Australia also exhibit adaptive radiation. Placental mammals से अपनी adaptive radiation थी. In evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to corresponding marsupials. ओके, सो दोनों में सेपरेट अडेप्टिव रेडिएशन हो रही थी. ये अपने अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं, बट दे वर सिमिलर टू ईच अदर. ओके, बिकॉज ये जो अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है दे आर अकरिंग इन अ सेम कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, जहां पे सिमिलर कंडीशंस थी. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं. एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन. तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की थी. ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. आपको याद रखना है. ब्रांचिंग डिसेंट भी मतलब भी सेम ही है, यानी कि कॉमन एंसेस्टर था, उससे डिसेंडेंट्स आर अराइजिंग फ्रॉम दिस कॉमन एंसेस्टर. ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आपकी बन रही हैं. ओके, ब्रांचिंग डिसेंट, डिसेंट मतलब डिसेंडेंट उसके. Okay, common ancestor is giving rise to lot of descendants. ठीक है, लेमार्क के बारे में बात करते हैं. लेमार्क कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, तो दिस थ्योरी स्टेट दैट कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड बाय एनिमल्स इन टू वेज. ठीक है, तो लेमार्क ने क्या था, द कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. ठीक है, पहला इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट. इसमें क्या था, यूज एंड डिसयूज ऑफ द बॉडी पार्ट. जैसे जिराफ है, उसकी नेक क्यों इंक्रीज, उसकी नेक की लेंथ क्यों इंक्रीज होती रही, क्योंकि जिराफ जो है वो टॉल ट्रीज थे उस टाइम. ठीक है, तो जिराफ यूज टू ईट दी लीव्स फ्रॉम दीज टॉल ट्रीज. तो जिराफ को अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ता था. तो स्ट्रेच करते करते जिराफ की नेक जो है वो लंबी हो गई. दिस इज द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन. अपने जो नेक है उसको वो यूज कर रहा था, उसको स्ट्रेच कर रहा था, इसकी वजह से उसकी नेक लंबी हो गई. फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग नेक फॉर जिराफ इज एक्सप्लेन्ड बाय लेमार्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन. Giraffe is lived in the dry and arid deserts of Africa.
tried to reach the foliage high up in the trees to eat them as there were no vegetation on the ground. Now in the process its neck and forelegs got stretched. तो neck और जो forelegs थी it got stretched and this was then passed on to the next generation. Gradually through many successive generations we got giraffe having such long necks and the forelegs. ठीक है, पर डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की थी. ओके, एंड हिज ऑब्जर्वेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. किसी भी एरिया में रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होती हैं. पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस. यूजुअली जो पॉपुलेशन जो होती है वो स्टेबल होती है, कभी कभार उसमें सीजनल फ्लक्चुएशन आ जाता है. मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक. किसी भी पॉपुलेशन जो होगी उस पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उनमें वेरिएशंस होंगी. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड. जो वेरिएशंस होती है इन पॉपुलेशन में अगर वो सर्वाइवल एडवांटेज होते हैं तो दे विल बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. डार्विन्स थ्योरी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो चार्ल्स डार्विन और वैलेस जो थे इंडिपेंडेंटली गिव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. दिस थ्योरी इज नोन एज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड वाज पब्लिश्ड इन अ बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन. मेन फीचर्स क्या थे इस थ्योरी के? पहला है रिप्रोडक्शन. All organisms reproduce and multiply enormously. For example, a pair of mice produces dozens of young ones, insects lay thousands of eggs, and plants also produce thousands of seeds. तो पहला फीचर क्या है कि ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, वेरिएशंस होती हैं किसी भी पॉपुलेशन पे. ऑलवेज देयर आर वेरिएशंस एंड दीज वेरिएशन कैन अराइज ड्यू टू म्यूटेशन ऑल्सो और ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन. They differ from each other in size, shape, behavior, etc. Even the offerings of the same parent are never exactly alike except the identical twins. तो रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं विद इन अ पॉपुलेशन. उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है. तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं किसी भी एरिया में. रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं इसलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है. ठीक है, और वो स्पीशीज या वो ऑर्गेनिज्म विच इज एबल टू efficiently utilize the resources, वो species जो है that reproduce more, वो reproductively fit होती है, उसका number increase होता है. Now all the offerings are not able to reach the adulthood because there is struggle for existence, resources are limited. Okay, then there are predators also. When offering reach adulthood, they then start to reproduce. This reproductive capacity varies from animal to animal. Some reproduce more and some minimum. ठीक है, तो दिस डिफरेंशियल कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन. तो जो रिप्रोड्यूस ज्यादा कर सकता है, ठीक है, वो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी लीव करेगा, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी. ओके, इसके अलावा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में. ओके, जो स्पीशीज विच इज एबल टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द रिसोर्सेज, वो स्पीशीज जो है वो अपना नंबर इंक्रीज करेगी, उसके जीन्स उसके ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो गए. अब ह्यूगो डिवरीज के बारे में बात करते हैं. ह्यूगो डिवरीज ने he believed that the mutation is the cause of the evolution and not the minor variations which was said by the Darwin. तो डार्विन ने कहा था वेरिएशंस जो होते हैं they accumulate over many generations, okay, and they then lead to the origin of a new species and this takes place lot of time. पर ह्यूगो डिवरीज ने कहा था एक सिंगल लार्ज म्यूटेशन होती है which give rise to a new species. ठीक है, ह्यूगो डिवरीज ने क्या कहा था? एक सिंगल लार्ज म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट. तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशंस आर रैंडम एंड दे आर डायरेक्शनलेस व्हाइल डार्विनियन वेरिएशंस दे आर स्मॉल एंड दे आर डायरेक्शनल. यानी कि वो वेरिएशंस व्हिच गिव सर्वाइवल एडवांटेज दे विल बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दीज वेरिएशंस दे एक्यूमुलेट ओवर जनरेशंस एंड दे गिव राइज टू न्यू स्पीशीज. ठीक है, तो ह्यूगो डिवरीज ने क्या कहा था? देयर इज अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जिसको सॉल्टेशन बोलते हैं, यानी कि एक ही स्टेप में न्यू स्पीशीज बन जाती है. एंड ही डिडंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन.
अब हम हार्डी वीनबर्ग लॉ के बारे में बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ ऑल द फैक्टर्स एंड कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, the frequency of a particular gene and their alleles will remain constant in the population of sexually reproducing organisms from generation to generation. यानी कि हार्डी वीनबर्ग लॉ कहता है कि अगर इफ देयर इज नो सिलेक्शन प्रेशर, अगर कोई भी एवोल्यूशनरी प्रेशर नहीं है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन्स और अलील दैट विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स में डिफरेंस आता है, सो द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एंड दोज प्रिडिक्टेड बाय हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स यानी कि अलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आते हैं, तो मतलब कि वो पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है, यानी कि एवोल्यूशन अकर्स व्हेन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड. Now this principle says that allele frequencies in a population are stable and is constant from one generation to next generation, and the gene pool remains constant, and this is known as genetic equilibrium. Genetic equilibrium जब disturb होता है, इसका मतलब कि evolution हो रहा है. ठीक है, ये भी आपको याद रखना, सम टोटल ऑफ ऑल द allelic frequencies is always equal to 1. ठीक है, अब सपोज हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज अब ले लेते हैं, उसको P और Q नेम दे देते हैं. P फॉर ओके एक अलील के लिए, Q दूसरी अलील के लिए. तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो अलील्स होते हैं एक पर्टिकुलर जीन के, तो P और Q हमने ले लिया. P एंड Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कैपिटल ए एंड Q इज फॉर स्मॉल ए. तो P कैपिटल ए है, Q रिप्रेजेंट द अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए क्या होगा? P स्क्वायर होगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए क्या होगा? Q स्क्वायर होगा. ओके, नाउ स्मॉल ए के लिए Q स्क्वायर हो गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए 2PQ हो गया, और P स्क्वायर कितने हो गया? P स्क्वायर हो गया कैपिटल ए के लिए. हेंस हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, एंड अलील फ्रीक्वेंसीज की कॉम्बिनेशन हमेशा 1 होती है. ठीक है, तो दिस इज द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वेशन P प्लस Q का होल स्क्वायर. दिस इज P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अलील फ्रीक्वेंसीज इज 1. इसको आप P प्लस Q इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं सिर्फ. ओके, now when frequency measured differs from the expected value, the difference indicates the extent of the evolutionary change. अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आती है, यानी कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में अगर चेंजेस आती हैं, then we can say that the population is evolving. फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कौन से होते हैं? पहला है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, फोर्थ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और फिर है नेचुरल सिलेक्शन. तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. ठीक है, जीन का माइग्रेशन हो रहा होगा या जीन का फ्लो हो रहा है, तो अलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है. जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब देयर इज अ रैंडम चेंज इन द अलील फ्रीक्वेंसी, इसकी वजह से भी अलील या जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है. म्यूटेशन से ऑब्वियसली चेंज हो सकती है. म्यूटेशन अगर एडवांटेजेस है दैट इट विल बी कैरिड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी अलील या जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. रिकॉम्बिनेशन से न्यू आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशंस बनते हैं. Then natural selection obviously can change the allele or the gene frequency. Now genes or alleles are added to the new population and these are lost from the old population. Now there would be a gene flow if the gene migration happens multiple times. अगर gene migration होता है, gene migration कैसे हो रहा है? Because individuals they are moving from one population to another population. इसकी वजह से gene flow होता है, इसकी वजह से allele या gene frequency change हो जाएगी. Genetic drift क्या होता है? There is a रैंडम चेंज इन दी अलील फ्रीक्वेंसी. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी चेंजेस हो सकते हैं अलील और जीन फ्रीक्वेंसी में. ओके, समटाइम्स द चेंज इन द अलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज. Now the original drifted population becomes founders and the effect is known as founder effect. तो फाउंडर इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, उसमें से कुछ मेंबर्स जो हैं वो दे मूव्ड ऑन टू सम अनदर एरिया, यहाँ पहुंच गए, और फिर इनकी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपैंड करी गई. तो ये जो होगा इनको बोलते हैं हम फाउंडर्स या फाउंडर पॉपुलेशन, और इसको बोलते हैं हम फाउंडर इफेक्ट. ओके, ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन. ठीक है, ये
ये यहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स निकल के यहाँ आ गए थे, तो दिस इज द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन। ओके, दीज आर नोन एज द फाउंडर्स। अब ये अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, दिस इज नोन एज द फाउंडर्स इफेक्ट। ठीक है, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशंस व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन द ऑब्जर्वेशन। तो म्यूटेशंस आल्सो कैन चेंज द अलील और द जीन फ्रीक्वेंसीज। तो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी, ठीक है, ये बैक्टीरिया थे, इसमें कुछ बैक्टीरिया थे जिसमें म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन की वजह से उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया। अब हमने मीडिया में कुछ एंटीबायोटिक डाला, तो वो बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो थी, वो बैक्टीरिया सिर्फ सिलेक्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है, उनका नंबर इंक्रीज होगा। तो दिस विल चेंज द अलील एंड द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ओवर जनरेशन दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। नेचुरल सिलेक्शन आपको पता ही है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू सर्वाइव और विच आर एबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, दे विल बी सिलेक्टेड एंड उनके जीन्स जो है, उनके ट्रेड्स जो हैं, दे विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, now critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during the gametogenesis, यानी कि gamete formation, or due to gene flow or genetic drift result in a change frequency of genes and alleles in the future generation। ठीक है, तो म्यूटेशन की वजह से न्यू ट्रेड्स आ सकते हैं, फिर कॉम्बिनेशन की वजह से भी न्यू ट्रेड्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, फिर जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इनकी वजह से भी अलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। Now, coupled to enhance reproductive success, natural selection makes us look like a different population। ठीक है, तो इन चीजों को हम रिप्रोडक्टिव सक्सेस से कपल करते हैं। ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल्स जिसमें वो म्यूटेशन है विच गिव सर्वाइवल एडवांटेज, ओके, या वो इंडिविजुअल विच इज एबल टू बेटर अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, दैट विल बी सिलेक्टेड बाय द नेचर। ओके, और वो इंडिविजुअल हैं वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, यानी कि दे विल बी रिप्रोडक्टिवली फिटर। इसकी वजह से एक न्यू पॉपुलेशन बन जाएगी, न्यू स्पीशीज बन जाएगी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ओके, पहला है आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, फिर है डायरेक्शनल सिलेक्शन और फिर है डिसरप्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आपका जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है दैट इज सिलेक्टेड। तो फर्स्ट है आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, यहाँ पे इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपका जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, जो आपके एक्सट्रीम्स है दैट आर नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, डायरेक्शनल चेंज में क्या हो रहा है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर अ वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो डायरेक्शन सिलेक्शन में क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में आपकी सिलेक्शन हो रही है। देखिए आप देख लीजिए, यहाँ एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रही है। ओके, पीक शिफ्ट इन दी वन डायरेक्शन, तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। ओके, पीक इज शिफ्टिंग इन वन डायरेक्शन, वन ऑफ द ट्रेट इज गेटिंग सिलेक्टेड। देन आपका डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन होता है, जहां पे आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यू है दैट इज गेटिंग सिलेक्टेड, जो मीन जो है, जो इंटरमीडिएट है दैट इज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। ओके, तो डिसरप्शन में क्या होता है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ द एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इन तीनों सिलेक्शंस के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में चलते हैं। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। नाउ सम ऑफ द सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज स्केच ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स। पहले आपके क्लोरोफाइटा एंसेस्टर्स थे, क्लोरोफाइटा जिसमें क्लोरोफिल था। ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स आपके आए, ठीक है, ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है, जिनमें आपके जाइलम और फ्लोएम थे, इसके एंसेस्टर्स थे। ठीक है, राइनिया टाइप प्लांट्स आए, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रिमिटिव प्लांट जिसमें वेस्कुलर सिस्टम था। ठीक है, उससे आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस आप देख सकते हैं। आपके यहाँ पे प्रोजिम्नोस्पर्म बने, देन सीड फर्न्स आप बने यहाँ पे। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी दिखाए गए हैं। यू कैन से आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स यहाँ पे जो ट्री लाइक थे, फर्न्स जो कि टेरिडोफाइट्स हैं, ओके, कॉनिफर्स जिम्नोस्पर्म्स हैं, साइकिड्स। ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, यू कैन सी हियर। सीड फर्न से एक ब्रांच निकली विच इज गिविंग राइज टू डाइकॉट्स एंड देन मोनोकॉट्स विच आर एंजियोस्पर्म्स। ये मॉडर्न डे फ्लावरिंग प्लांट्स है। फिर एक आपकी सीड फर्न से एक ब्रांच निकली विच इज गिविंग राइज टू दिस साइकिड्स।
अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं आपकी. Here you can see bryophytes. Now slowly single cell organisms became multicellular forms, and by the time 500 million years ago invertebrates were formed and active. Jawless which evolved around 350 million years ago, organism starting to evade water to land. Water में थे, अब वो land में आने शुरू हो गए. Fish with stout and strong fins could move on the land and go back to water. These fins evolved into first amphibians. ये जो फिश थी, इनके जो फिन्स थे वो काफी स्ट्रांग थे, इसकी वजह से ये लैंड में भी आ सकते थे. एंड देन दे कैन गो बैक टू वाटर. So they were the ancestors of the amphibian. They evolved into, so these fishes evolved into amphibians. Amphibians can live on both water and land. Later, these amphibians evolved into reptiles. These reptiles, they lay shelled eggs. Okay, dinosaurs, they are also reptiles. Okay, some of the reptiles evolved into birds and then later into mammals. Mammals, they are viviparous. They give birth to young ones. They are more intelligent in sensing and avoiding danger. तो आप देख सकते हैं early reptiles थे, they are extinct now. They have given rise to all the reptiles here. These, okay, dinosaurs, they are also now extinct. Okay, these are the modern day reptiles, and you can see the mammals also. So this is the representative evolutionary history of vertebrate through geological periods. These are the geological periods they are showing you here. Cretaceous era, Jurassic era. यहाँ पे डायनासोर फ्लरिश इन दिस एरा. ट्रायसिक एरा, यहाँ पे डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे. ठीक है, पर्मियन एरा, कार्बोनिफेरस एरा. ओके, क्लियर. दीज आर द मॉडर्न डे टर्टल्स, लिजर्ड, दीज आर ऑल रेप्टाइल्स. crocodiles, birds, they have also evolved from the reptiles. About 15 million years ago, primates called Diprotodontus and Ramapithecus were existing. Now we are talking about origin and evolution of the man. Okay, they were hairy and walked like gorillas and chimpanzees. Ramapithecus were more man-like, while Diprotodontus were more ape-like. You have to remember this. New fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. This revealed hominid features. Hominid मतलब human-like, यानी कि they were bipedal, leading to belief that about 3 to 4 million years ago, man-like primates walked in Eastern Africa. Okay, they were probably not taller than 4 feet but walked upright. तो आपको इन सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है ड्रायोपैथिकस, रेमापैथिकस, इन सब के बारे में पता होना चाहिए. ये आप देख सकते हैं इस फिगर में. जो बेबी चिंपैंजी है, इसका जो स्कल है वो ह्यूमन से मिलता है. अडल्ट चिंपैंजी का जो स्कल है वो ह्यूमन से नहीं मिलता. 2 million years ago, Australopithecus probably lived in Eastern African grasslands. Now, evidence shows they hunted with stone weapons but essentially ate fruit. तो ये भी आपको ध्यान रखना है that they ate fruits. Some of the bones among the bones discovered were different. These creatures were called the first human-like being, the hominid, and was called Homo habilis. The brain capacities were between 650 to 800 cubic centimeter. तो आपको सब याद रखना है brain capacity कितनी थी. And they probably eat meat. ये भी आपको याद रखना है. Fossil discovered in Java in 1891 revealed the next stage, that is the Homo erectus, about 1.5 million years ago. तो Homo habilis के बाद आए Homo erectus. Homo erectus had a large brain around 900 cc. These Homo erectus, they probably eat meat. तो आप देख सकते हैं Dryopithecus थे, फिर Ramapithecus आए, Australopithecus आए, then Homo habilis, Homo erectus, then Neanderthal man, then Cro-Magnon man and the modern man. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है. Neanderthal man आया तो उसके बाद with a brain size of 1400 cc lived in near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. Now they used hides to protect their bodies and buried their dead. Homo sapiens, they are the modern. They arose in Africa and moved across continents and developed into distinct races. Now, during Ice Age, between 75,000 to 10,000 ago, modern Homo sapiens arose. ठीक है, तो evolution of the man है, इसको आपको ध्यान रखना है. The prehistoric cave arts developed 18,000 years ago. One such cave paintings by prehistoric humans can be seen in Bhimbetka rock shelter in Rezing district of the Madhya Pradesh. ये भी आपको याद रखना है. Then agriculture came around 10,000 years back and human settlement started. उसके बाद आप बहुत सारी सिविलाइजेशन आई, हरप्पन सिविलाइजेशन, मोरक्कन सिविलाइजेशन. ठीक है, एग्रीकल्चर आने के बाद ह्यूमन जो है वो सेटल हो गए. तो आपको ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखनी है. डायरोप्थेरिकस,
Dryopithecus, then Ramapithecus, then Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, निएंडरथल मैन, इन सबकी ब्रेन कैपेसिटी के बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है, और किस प्रकार का खाना खाते थे ये आपको याद रखना है. एंड देन यू कैन सी मॉडर्न डे मैन हेयर विच इज नोन एज होमो सेपियंस. अब कुछ हम ट्रिप और ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं. रेड क्वीन हाइपोथेसिस है, तो ये आपको बेसिकली को एवोल्यूशन के बारे में बताता है. रेड क्वीन हाइपोथेसिस, ठीक है. तो को एवोल्यूशन किसके बीच में होता है? प्रेडेटर और प्रे होता है, या होस्ट या पैरासाइट होता है, इनके बीच में को एवोल्यूशन होता है. तो होस्ट कुछ मैकेनिज्म बनाता है टू अवॉइड दी पैरासाइट, और पैरासाइट वो को इवॉल्व करता है टू इन्वेड दिस होस्ट. वैसे ही प्रेडेटर और प्रे के बीच में होता है. जो प्रेडेटर है वो हंटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो उसको इवॉल्व करता है, और जो प्रे है वो एस्केपिंग स्ट्रेटजीज जो है वो डेवलप करता है. तो द रेड क्वीन हाइपोथेसिस एक्सप्लेन यू द को एवोल्यूशन. डोलोस लॉ क्या करता है कि एवोल्यूशन जो है इट इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है. डोलोस लॉ स्टेट दैट एवोल्यूशन इज नॉट रिवर्सिबल, यानी कि ऑर्गेनिज्म नेवर रिटर्न्स टू इट्स फॉर्मर स्टेट. अगर उसको सेम इन्वायरमेंट में भी अगर आप रखते हैं तो इट विल नॉट रिवर्स. हिल रॉबर्टसन इफेक्ट या इंटरफेरेंस क्या बोलते हैं आपको? अगर दो लिंक्ड जीन्स है, इफ देयर इज अ म्यूटेशन बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स क्या होती है? दे आर इनहेरिटेड टुगेदर. If there is a mutation in this linked genes, then these two genes they will affect the selection या spread of each other. क्योंकि linked genes होते हैं they are always inherited together. अगर mutation हो रही है इस linked genes में, ठीक है, तो दोनों genes जो हैं they will interfere with the spread of each other. Holocene extinction is an ongoing mass extinction. ये आपको याद रखना है, associated with humans, humanity's expansion. तो अभी जो extinction हो रही है बहुत ज्यादा हाई रेट पे हो रही है, and it's because of human activities. इसको Holocene extinction बोलते हैं. In July 2016, scientists reported identifying a set of 355 genes from the last universal common ancestor. Oparin theory को हम theory of biogenesis भी बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था. Now from protocells to और eobionts, protocells को हम eobionts भी बोलते हैं. Few care of nucleoproteins get separated free in the oceans and became inactive, but when they entered in another cobiont, they become active. So virus-like structure were formed. So from these protocells, virus-like structure were formed. So this is example of retrogressive evolution. A solar system and Earth were formed about 4.5 billion years ago. India is situated in the Oriental realm. Para-Arctic Pala-Arctic and Oriental realms are separated by high Himalayan mountains. The aquatic mammals like dolphins, whales, seals, and prosopis doesn't have gill slits because their adaptations to aquatic life is secondary. ये भी आपको important point याद रखना है. Okay, according to Hugo de Vries, evolution जो है it take place in a single step. इसको saltation बोलते थे. Original idea of survival of fittest was proposed by Herbert Spencer. Gibbon is the only ape that found in India. Mainland of human evolution is Africa. Now, book of genetics and origin of species were written by Dobzhansky. तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं. अब हम शुरुआत करेंगे डीपीपी और पीवाईक्यू से. नाउ विल डिस्कस दी डीपीपी. डीपीपी के लिंक पे जाइए, वहां पे आप साइन इन कीजिए. शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से. हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? तो ऑप्शन क्या हैं? एस.एल. मिलर, ओपेरिन एंड हेल्डेन, चार्ल्स डार्विन एंड एल्फ्रेड वेलिस. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हु प्रपोज दैट द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स. तो प्रपोज किसने किया था? ठीक है, तो एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया था. यहाँ पे प्रपोज पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओपेरिन एंड हेल्डेन. मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ओपेरिन एंड हेल्डेन ने प्रपोज किया था. ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाज, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. होमो इरेक्टस जो है इसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? क्वेश्चन ऑप्शन क्या है आपके? 650 क्यूबिक सेंटीमीटर, 900 सीसी, 1200 सीसी या 1400 सीसी. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 900 सीसी. स्टडी ऑफ फॉसिल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल को स्टडी करके भी हम एवोल्यूशन के बारे में पता लगा सकते हैं. ऑप्शन क्या? एम्ब्रियोलॉजी, बी है एनाटॉमी, सी है पेलियोंटोलॉजी,
थर्ड है बायो जियोग्राफी। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेलियंटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। थर्ड का क्रेनियल कैपेसिटी वाज लार्जेस्ट अमंग, क्रेनियल कैपेसिटी मतलब ब्रेन कैपेसिटी वाज लार्जेस्ट अमंग द पेकिंग मैन, जावा एप मैन, अफ्रीकन मैन या निएंडरथल मैन। अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, ब्रेन कैपेसिटी वाज लार्जेस्ट, तो ये क्वेश्चन है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन से, इसका आंसर होगा निएंडरथल मैन। नाउ द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन, तो देखिए इसके बारे में हमने पढ़ा था, ह्यूमन एवोल्यूशन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज करना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, देन रामापैथिकस, देन होमो सेपियंस, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड है होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस, होमो सेपियंस, क्या ये सही है? ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। थर्ड है रामापैथिकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस एंड देन होमो सेपियंस, एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रोपैथिकस, रामापैथिकस, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस एंड होमो सेपियंस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है ओरिजिनल डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड वर सीड ईटर, फ्रूट ईटर, कैक्टस ईटर या इंसेक्ट ईटर। तो डार्विन फिंचेस है, दैट इज एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। तो ओरिजिनल जो डार्विन फिंचेस थी, जिससे बाकी फिंचेस जो है वो इवॉल्व की थी, वो डार्विन फिंचेस सीड खाती थी या फ्रूट खाती थी, कैक्टस ईटर थी या इंसेक्ट ईटर थी? तो इसका आंसर है सीड ईटर। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट रिगार्डिंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से एनालॉगस ऑर्गन्स बनते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में 2 अलग अलग स्पीशीज होती है, देयर इज नो कॉमन एंसेस्टर, दोनों स्पीशीज जो है दे आर इवॉल्विंग टू अ सिमिलर हैबिटेट। पहला है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, तो बिल्कुल गलत है। फॉन ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कोकुरबिटा आर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और आर द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो यहाँ थॉर्न्स ऑफ बोगनविला और टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा का फंक्शंस अलग अलग है, तो ये भी आंसर सही नहीं हुआ। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ सिमिलर अडैप्टिव फीचर्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड्स द सेम फंक्शन इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। फोर्थ इज होमोलोगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चूज द सेट विच डिपिक्ट्स ओनली होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल कौन सा है? होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। ओके, फंक्शन डिफरेंट होगा। फोरलिम्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता, ठीक है। विंग्स ऑफ बैट, बटरफ्लाई एंड बर्ड, स्टिंग ऑफ हनी बी, स्कॉर्पियन एंड स्केक। फोर्थ इज टेल ऑफ रैट, पीकॉक एंड कॉकरोच। बिल्कुल इसका आंसर सही कौन सा होगा? ए बी सी डी में से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर होगा ए। फंक्शंस यहाँ पे अलग अलग है फोर लिम्स का। मैन का फोर लिम्स यूज फॉर पिकिंग अप द थिंग्स, बैट का फॉर फ्लाइंग, चीता इज फॉर रनिंग। डार्विन फिंचेस आर excellent example of adaptive radiation, seasonal migration, brood parasitism and connecting links. ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है? जो बर्ड है इट लेज एग इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, और ये जो एग्स देते हैं दे आर वेरी सिमिलर टू द एग्स ऑफ द अदर बर्ड्स। ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल, इसका आंसर क्या होगा? डार्विन फिंचेस आर एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन, ये इसका सही आंसर होगा। विंग्स ऑफ बैट, लोकस एंड पिजन्स आर एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर, होमोलोगस ऑर्गन या एनालोगस ऑर्गन। विंग्स ऑफ बैट, लोकस एंड पिजन, अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या होगा? एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन या एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके बाहर ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, तो इन सब का स्ट्रक्चर का फंक्शन सेम होता है। ठीक है, फंक्शन सेम हो गए यानी कि एनालोगस ऑर्गन्स हो गए ये। ठीक है, अब हम PYQ पे चलते हैं। ओके, सबमिट कर देते हैं हम, एंड नाउ विल गो टू दी PYQ। ओके, सारे आंसर हमारे सही हैं। PYQ पे चलते हैं अब हम, जल्दी से PYQ हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क। तो मिलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो रही है। मिलर ने क्या क्या यूज किया था अपने फ्लास्क में? बिग फ्लास्क था, जो बिग फ्लास्क था उसमें क्या क्या था?
मीथेन, H2, अमोनिया, NH4 लिखा है यहाँ पे, एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या है, मीथेन, H2, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 600 डिग्री सेल्सियस। सी क्या है, CH3, H2, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 600, एंड फोर्थ ऑप्शन मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फोर लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एग्जांपल ऑफ। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स जो हैं दे आर सिमिलर बट द फंक्शन इज डिफरेंट। इसका आंसर क्या होगा, यानी कि ये होए आपके होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशंस एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिवरीज वर्क। तो ह्यूगो डिवरीज ने कहा था कि स्पीसीएशन अकर्स इन अ सिंगल स्टेप ड्यू टू लार्ज म्यूटेशंस। सिंगल स्टेप में न्यू स्पीसीज डेवलप। ठीक है, तो क्या ये म्यूटेशन रैंडम एंड डायरेक्शनलेस थी, रैंडम एंड डायरेक्शनल थी, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस थी, स्मॉल एंड डायरेक्शनल थी, या स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस? तो ये जो म्यूटेशन थी दे वर रैंडम एंड दे वर डायरेक्शनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियंस फ्रॉम हिज एंसेस्टर। तो ह्यूमन जो मॉडर्न डे मैन है वो होमो सेपियंस है उनका साइंटिफिक नेम। तो हाउ दे वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर, यू कैन से अदर प्रिमिटिव ह्यूमंस, अपराइट पोस्टर, शॉर्टनिंग ऑफ जॉज, बाइनोकुलर विजन, या इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मॉडर्न डे ह्यूमन है उनकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या, फोरलिम्ब ऑफ द कैट लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, forelimbs of a whale used in swimming, and forelimbs of bat used in flying are example of analogous organ, adaptive radiation, homologous organs या convergent evolution। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपको खुद ही बता रहा है यहाँ पे फंक्शन सबका अलग अलग है, फंक्शन सबका अलग अलग है। तो कौन से ऑर्गन्स हो गए ये हो गए आपके होमोलोगस ऑर्गन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ अ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, ये खुद ही कह रहा है, येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, फंक्शन दोनों का सेम है। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट। तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर बता सकते हैं। ठीक है, पहला है होमोलोगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट है एनालोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। थर्ड है एनालोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। फोर्थ है होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो देख लीजिए यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर बट द फंक्शन इज सेम, फंक्शन सेम होता है तो वो हो गए एनालोगस ऑर्गन। अब एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं दे डेवलप ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियन एंड प्लासेंटल मैमल्स हैव इवॉल्व्ड टू शेयर मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, तो दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन में बी रेफर्ड टू एज। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वहां पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स दे शोड अडेप्टिव रेडिएशन, प्लासेंटल मैमल्स इनमें भी अपनी अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है, ठीक है। व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन इज अकरिंग इन एन आइसोलेटेड एरिया देन इट इज नोन एज, ये हमने पढ़ा था। तो ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल्स हैं दे आर वेरी सिमिलर टू द प्लासेंटल मैमल्स प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया, okay, they are very similar. So this is the example of convergent evolution, adaptive radiation, divergent evolution या cyclic, okay, cyclical evolution। तो इसका आंसर होगा इट इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, जब हम इंडिविजुअली बात करें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में अडेप्टिव रेडिएशन हो रही थी, प्लासेंटल मैमल्स में भी अडेप्टिव रेडिएशन हो रही थी, बट इट इज सेइंग दैट बोथ आर वेरी सिमिलर, दे हैव इवॉल्व्ड टू शेयर मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ये आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इज सिमिलर टू प्लासेंटल मैमल्स, ठीक है, आपस में भी सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में। इंडिविजुअली अगर पूछा जाएगा तो अडेप्टिव रेडिएशन आंसर होगा, जब दोनों के बारे में पूछा जाएगा तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो रही है, दैट्स व्हाई दे शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इसका आंसर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा।
अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्री द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज फिनोटाइपिक वेरिएशन, सॉल्टेशन, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन या माइनर म्यूटेशन। तो अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ह्यूगो डे व्रीज ने कहा था कि एक सिंगल स्टेप में न्यू स्पीशीज बन जाती है, एंड ही डिसबिलीव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन कि वेरिएशन दे एक्यूमुलेट ओवर जनरेशन एंड देन दे लीड टू एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है, तो ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन के बारे में बात की थी कि देयर इज अ सिंगल लार्ज म्यूटेशन, तो सॉल्टेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, वेरी गुड, सॉल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल्स फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जांपल दिए गए हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन्स बनते हैं। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता, सेकंड है हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता, थर्ड है फोर लिम्स ऑफ मैन बैट एंड चीता, एंड लास्ट वन इज आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन। ये एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के। आपको इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी कि कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का नहीं है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से आप याद कीजिए, आप याद रखें, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से होमोलोगस ऑर्गन बनते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से बनते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, इट इज एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन, यानी कि फंक्शनल सिमिलैरिटी है बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक स्पीशीज आपको दी गई है, इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। ठीक है, 2 से 5 kg है वेट। नाउ 97% ऑफ द न्यूबॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.5 बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव। तो जो एवरेज है, ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट जो फिनोटाइप है दैट इज गेटिंग सिलेक्टेड, क्योंकि वो 97% है। 97% ऑफ द न्यूबॉर्न दे हैव एवरेज वेट फ्रॉम 3 to 3.3। ठीक है, वैसे एक्सट्रीम क्या थे, 2 और 5, इंटरमीडिएट है फ्रॉम 3 to 3.3 kg। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो न्यूबॉर्न जो सर्वाइव कर रहे हैं दे हैड अ इंटरमीडिएट वेट। ठीक है, वेयर एज 99% ऑफ द इन्फेंट बॉर्न विद वेट फ्रॉम 2 to 2.5 kg और फ्रॉम 4.5 to 5 kg डाई, यानी कि जो एक्सट्रीम थे, एक्सट्रीम दे आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। तो ये किस प्रकार की नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल हुआ? तो हमने 3 पढ़े थे, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। तीनों में से किसका एग्जाम्पल हुआ ये? डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में क्या होता है, एक्सट्रीम्स आर सिलेक्टेड। एक्सट्रीम वैल्यू अगर 2 और 5 सिलेक्ट हो रहे होते, इनका नंबर ज्यादा होता तो वो डिसरप्टिव हो जाता। ठीक है, साइक्लिकल सिलेक्शन। ठीक है, फिर डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन सिलेक्शन में आपका एक फिनोटाइप सिलेक्ट होगा, यानी कि सपोज 5 का नंबर था 97% या 99% या 2 का था। ठीक है, वो भी केस नहीं है, हमारे तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिल रहा है। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, स्टेबलाइजिंग में आपका इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है वो सिलेक्ट होता है। ठीक है, मीन वैल्यू जो है वो सिलेक्ट होती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर ऑब्वियसली हमारा हुआ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्लियर है आपका? इसका आंसर ना डिसरप्टिव हुआ, ना साइक्लिकल हुआ, ना डायरेक्शनल हुआ, इसका हुआ स्टेबलाइजिंग बिकॉज द मीन इज गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, जो साइक्लिकल सिलेक्शन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर सिलेक्शन प्रेशर ऑन अ पॉपुलेशन फ्लक्चुएट ओवर टाइम। ठीक है, साइक्लिकल में क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो दूसरा होगा, तभी साइक्लिकल बोल रहे हैं इसको। ठीक है, यहां पे जो सिलेक्शन प्रेशर है इट वेरीज बिकॉज द इन्वायरमेंट इज वेरिंग। क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया। क्लियर? तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम दूसरे सेशन से शुरुआत करेंगे, तो हमारे सारे आंसर्स यहाँ पे सही थे। ओके, so this is the end of this session. I hope this session was quite knowledgeable for you. Thank you very much for listening.